हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम मैशले एंड मैजिक मसल के सीजन 2 को पूरा एक वीडियो में देखने वाले हैं और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। तो बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें और अगर आपको वीडियो कहीं पे भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में डिवाइन विजनरी के बारे में बताया जाता है, जो कि इस वर्ल्ड के सबसे प्रोमिनेंट मैजिक यूजर्स में से एक है, जो कि नए डिवाइन विजनरीज बनते हैं। उनको इस वर्ल्ड के जो सबसे पावरफुल लीगल इंस्टीट्यूशन है, जो कि है ब्यूरो ऑफ मैजिक, उसमें काम करने का मौका दिया जाता है, जहाँ पे वो मैजिक से रिलेटेड हर एक काम को संभालते हैं और जो लोग उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं उनको भी सबक सिखाते हैं। फिर उसके बाद हमें डिवाइन विजनरी राइम एम्स को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद सीजन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमें पिछले सीजन में जो कुछ भी हुआ होता है उसके बारे में बताया जाता है, जहाँ पे मैश ने मैजे लूपे के हर एक मेंबर्स को हरा दिया था। लेकिन जब उसका मुकाबला इनोसेंट जीरो के सेल वार्ड के साथ हो रहा था, लेकिन तब सबको ये पता चल जाता है कि मैशले अपना मैजिकल पावर को यूज नहीं कर रहा, बल्कि उसके पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है, वो सिर्फ अपने मसल्स का यूज कर रहा है। तो ये न्यूज पूरे एकेडमी में फैलना चालू हो गया था। फिर हमें मैश का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बिंदास था और वो तो कहता है फिन को, चलो फिन हम जाके स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिन काफी ज्यादा टेंशन में होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो मैश से पूछता है कि क्या मैश सच है कि तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता। और ये सुन के फिन रोने लग जाता है, भाई तो फिन है कि क्या है। तभी मैश कहता नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो मैजिक यूज करना आता है और तुम चाहो तो मैं भी ट्राई करके दिखा सकता हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि देखो ऐसे झूठ मत बोलो, क्योंकि सबको पता चल गया कि तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता। तो ये सुन के फिन मैश को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए अब। तभी वो बंदा फिन को टॉन्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, तुम एक नॉन मैजिक यूजर को प्रोटेक्ट कर रहे हो और ये चीज तुम्हें प्रॉब्लम में ला सकता है। और वो फिन की बेइज्जती करे ही जा रहा था और फिन काफी ज्यादा तेज चिल्लाता है गुस्से में आके और कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने काम से मतलब रखो। और तभी उस बंदे के ऊपर कोई एक ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करता है और वो और कोई नहीं लेंस होता है। तभी वो बंदा पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर ये मैजिकल स्पेल का यूज क्यों किया। तभी लेंस पता आपको रिप्लाई क्या देता है कि मेरे को तेरा शकल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तेरे पे मैजिक यूज किया। और तभी वहाँ पे डॉट और लेमन भी आते हैं और लेमन डॉट को व्हील चेयर पे कैरी कर रही थी और डॉट की हालत तो आपको दिखाई देगी ये कैसी हो रखी है। उसके बाद हमें उनका सेलिब्रेशन दिखाया जाता है और उनके आगे बहुत ही खतरनाक खाना रहता है, पता नहीं क्या तीर मार के आए ये लोग। और मैश तो खाना देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन फिन का जो बिहेवियर था वो थोड़ा बहुत बदल गया था, क्योंकि वहाँ पे दो लोग और भी थे पार्टी में और वो दोनों पता है कौन थे, लॉर्ड एबल और एबिस थे। और अगर आपको याद ना हो तो सीजन 1 के मेन दो विलन यही दोनों थे और उन दोनों की देख के ना वहाँ पे फिन की फटी पड़ी थी भाई, बहुत गंदी तरीके से। और तभी वहाँ पे एबल बोलता है कि किसी को यहाँ पे कार्ड्स खेलने हैं। तभी एबिस कहता है कि लॉर्ड एबल को इस गेम में जो भी हरा देगा उसकी मौत तो मेरे हाथों ही होगी। और ये सुन के आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि फिन की हालत क्या हो जाती है। और तभी लेमन एबिस को कहते हैं कि इतना सीरियस भी नहीं होना चाहिए। और तभी एबिस थोड़ा सा वियर्ड सा बिहेव करने लगता है और चुपचाप बैठे रहता है। और तभी एबिल कहता है कि तुम टेंशन ना लो, क्योंकि एबिस जब भी कोई लड़की से मिलता है तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। तभी वो लोग खाना खाने लगते हैं और तभी फिन लेंस के पास जाता है। तभी वो पूछता है कि तुम हम लोगों को छोड़ के बेसमेंट में क्यों चले गए थे। तभी वो बताता है कि बेसमेंट में मुझे एक बंदे को पीटना था और जब मैं उनको पीट के निकल ही रहा था तभी मुझे वहाँ पे और बंदे मिले और वो लोग क्लेम कर रहे थे कि वो लोग डेथ रो से है और लड़ाई के बीच में ही वो लोग वहाँ से चले गए। और ये सुन के फिन की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और खाना खाने के बाद मैश और एबिस थोड़े अलग ही बैठे हुए थे। तभी एबिस बोलता है कि भले ही मैश तुमने आज ये बैटल जीत ली हो, लेकिन इस चीज को तुम एक वार्निंग के हिसाब से देखना और मैं श्योर हूँ कि इनोसेंट जीरो तुम्हारे लिए फिर से आएंगे, जो कि इस मैजिकल वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिमिनल है और उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि मैजिकल पावर में बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल हो। इसलिए उन्होंने लॉर्ड एबल को हायर किया था ताकि वो एक ऐसा बंदा ढूंढ सके और वो इसके बदले लॉर्ड एबल को पावर गिफ्ट किए थे। और इसी के कारण उनके फेस पे एक और थर्ड मार्क जनरेट हुआ था। और अगर किसी के फेस पे नेचुरली 3 मार्क होंगे तो वो लॉर्ड एबल से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। और मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि वो लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो तुमसे कनेक्टेड जरूर है, तो इसलिए वो लोग तुम्हें लेने फिर से जरूर आएंगे। तभी हमें फिर से बाहर वही बंदा दिखाया जाता है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मैश के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे कर रहा था और वो साबित करना चाहता था कि मैश को मैजिक नहीं आता और वो बाहर गेट के सामने खड़ा था। और वो जैसे ही रूम में झांकता है तो दिखता है उसे मैश और एबिस दोनों दोस्त की तरह एक जगह पे बैठे होते हैं और उसे ये देख के तो बिलीव ही नहीं होता। और तभी उसे लगता है उसके पीछे कोई है और जैसे ही वो पीछे घूम के देखता है उसके पीछे एबल खड़ा होता है और उसे देख के एबल पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये सुनते ही आप लोग भाई मानोगे नहीं उस बंदे की क्या हालत होती है और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक बर्ड आता है और वो मैश को चिट्ठी दे के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैश उस चिट्ठी की मदद से एक जगह पे जाता है और वो ब्यूरो ऑफ मैजिक जगह होती है और वहाँ पे
उसकी मुलाकात ब्यूरो ऑफ मैजिक के वाइस प्रेसिडेंट से होती है। उसका नाम था ब्लेस मिनिस्टर और वो मैश को कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर अभी एक इमरजेंसी इंक्वायरी बिठा रहा हूँ और हमें ये पता चला है कि तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, जो कि एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। और इसके बाद वो बताने लग जाता है कि ये पूरा वर्ल्ड गॉड ने बनाया है और गॉड ने ही यहाँ पे सभी इंसानों को मैजिकल पावर गिफ्ट किया है और तुम्हारे पास एक मैजिकल पावर नहीं है तो तुम इस सिस्टम में एक बग की तरह काम करोगे और जितना जल्दी हो सके हमें तुम्हें यहाँ से हटाना होगा। मैश अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है लेकिन ब्लेस और भी ज्यादा भड़क जाता है और तभी वहाँ पे उसे एक बंदा इंटरप्ट करते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो पोटेंशियल है। और ये बंदा और कोई नहीं डिवाइन विजनरी रायन ग्रेज था। तभी वो बंदा कहता है कि देखो मैश, इस वर्ल्ड में कुछ रूल्स है और ये रूल्स मेजोरिटी के हिसाब से ही एग्जिस्ट करता है और अगर तुम्हें भी यहाँ पे रहना है तो इस रूल्स को फॉलो करना होगा और वो चीज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और इसके बाद वो मैस्ले के सामने एक कैंडल रख देता है, तुम इस कैंडल को बिना टच करे जलाओ और तब हम मान जाएंगे कि तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर एग्जिस्ट करता है। तभी मैश आगे बढ़ने लगता है और अपने मैजिकल स्टिक को जमीन के साथ घिस के काफी तेज से रगड़ने लगता है और वो फ्रिक्शन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ का पूरा एरिया फ्लेम से भर जाता है और वो जो कैंडल था वो भी जल जाता है। और ये देखने के बाद वहाँ पे सभी का होश उड़ जाता है। तभी मैश कहता है कि मैं भी उन मेजोरिटी में आऊंगा अपने फिस्ट के दम पे। तभी हमें काफी सारे डिवाइन विजनरी दिखाए जाते हैं जो कि मेन हॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे एक स्टूडेंट आया था और उन्हें वहाँ पे उसे पनिश्ड करना था और वो और कोई नहीं मैशले होता है। और तभी हमें मैश को दिखाया जाता है। तभी उसकी पूरी बॉडी पे अचानक से एक रेत का टोर्नेडो आता है और जैसे ही मैश पीछे घूम के देखता है तो उसके सामने काफी सारे डिवाइन विजनरी खड़े थे और इवन जो ब्लेस था वो भी एक टाइम के लिए वहाँ पे डर गया था। तभी डिवाइन विजनरी ऑर्डर मैश को कहता है, देखो मैंने तुम्हारे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और तुम मैजिक एकेडमी में भी हो लेकिन तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता और इन सब के बाद मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। और ये सुनने के बाद मैशले भी वहाँ पे डर जाता है लेकिन तभी वहाँ पे ब्लेज आता है और तभी ब्लेज के शरीर से एक अलग सा ही नेगेटिव ऑरा निकल रहा था और वो कहता है कि ये चीज तुम नहीं कर सकते और मैं हूँ इनोसेंट जीरो और ये लड़का मुझे चाहिए। और ये सुनने के बाद मैश कहता है, भाई मैं किसी के पास नहीं जाने वाला। लेकिन इनोसेंट जीरो का नाम सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। तभी मिस्टर ब्लेस कहता है कि हम ये सब मजाक नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज इनोसेंट जीरो के पास से ही आ रहा है। हमने एक पैरासाइट इस ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर दिया है और ये मैगी पैरासाइट होता है। और इसका नाम सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये एक टाइप का पैरासाइट होता है जो कि किसी भी बंदे के बॉडी में चिपक सकता है और वो उस बंदे के ऊपर ही फीड करेगा और वो बंदा वो सभी काम करेगा जो कि ये पैरासाइट चाहे। और कोई भी अगर इस पैरासाइट को हटाने को चाहेगा तो ये पैरासाइट उसी के ऊपर अटैक करेगा। और ये सब चीज रियो ऊपर से देख रहा था और तभी वो कहता है, इसका मतलब तो तुम सच में ब्यूरो ऑफ मैजिक के साथ एक वॉर डिक्लेयर करना चाहते हो और वैसे भी मैं इस वॉर को बहुत पहले ही करना चाहता था। और तभी वो नीचे आता है और कहता है कि मैं इस पैरासाइट को हटाता हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा कहता है कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने उसे हटाने की कोशिश की तो ये पैरासाइट तुम्हारे ऊपर ही हमला करेगा। लेकिन अपना मैशले भाई तो एकदम अलग ही, उसने पहले ही पैरासाइट को हटा दिया था। तभी वो पैरासाइट मैशले के मुंह के अंदर से उसके पेट के अंदर घुसने लगता है और तभी मैशले उल्टी करता है और वो पैरासाइट उसकी बॉडी से बाहर निकलता है। और इस पैरासाइट का शेप काफी ज्यादा अजीबो गरीब था और वो लेडी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और पूछती है कि ये तुमने कैसे कर दिया। तभी मैशले बताता है कि उसने इस पैरासाइट को अपनी जीभ की मदद से उल्टा सीधा घुमा दिया। और ये सुनने के बाद भाई उस लड़की की हालत तो आप लोग स्क्रीन पे इमेज में ही देख रहे होगे कि किस तरीके की हो गई थी। और ये सब देख के रियो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है लेकिन ऑर्डर अपनी बातों पे अड़ा हुआ था और तभी कहता है कि अगर तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता तो तुम्हें मरना होगा। तभी वो बोलता है कि चलो यहाँ से। और तभी मैशले कहता है कि मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलाने वाला। और ये सब सुनने के बाद ऑर्डर को काफी गुस्सा आता है और वो अचानक से मैशले के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और वो मैशले पे अटैक करने ही वाला था कि तभी रियो बोलता है कि रुक जाओ, तुमने अभी तक मेरा ओपिनियन नहीं सुना। और तभी ऑर्डर कहता है, मुझे तुम्हारे ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने रूल्स के हिसाब से ही काम करने वाला हूँ और रूल्स के अकॉर्डिंग इसको अभी मरना होगा। और वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड आके गिरता है। और तभी मैशले कहता है, अरे इस स्वॉर्ड को मैंने कहीं तो देखा है। और तभी उस हॉल में एंट्री होता है मिस्टर वेलबब और डिवाइन विजनरी रायन का। तभी हेडमास्टर कहते हैं, डिवाइन विजनरीज मुझे पता है कि तुम लोग अभी मैशले को सजा देने वाले हो, लेकिन क्या कुछ टाइम तुम इसे अपने साइड में रख सकते हो? मुझे पता है कि मैशले ने गलती किया है लेकिन इनोसेंट जीरो ने कभी भी इतना डेस्परेट होके एक मैसेज नहीं भेजा है और मुझे पक्का पता है कि ये हमें इनोसेंट जीरो के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसे इतनी जल्दी खो दूं। तभी मैशले बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि हेडमास्टर इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी ये सुनते ही रियो कहता है, सीरियसली तुम्हें नहीं पता कि हेडमास्टर कितने बड़े डिवाइन विजनरी थे? जब वो यंग थे तो वो अकेले इनोसेंट जीरो के अगेंस्ट में खड़े थे। वो एक लिविंग लेजेंड है और जब वो बात करे तो तुम बस सुनना, बीच में कुछ मत बोलना। तभी ऑर्डर कहता है कि मिस्टर वेलबब मैं आपकी बातों को समझता हूँ लेकिन मैं आपकी बातों को नहीं मान सकता क्योंकि रूल्स सभी के लिए सेम बनाए गए हैं। तो मैं
एक बंदे के लिए इस रूल को नहीं तोड़ सकता। और इसके बाद जो हेडमास्टर होते हैं वो अपनी कैप उतारते हैं और सर नीचे झुकाते हैं और ये देख के सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैशले के पास पावर नहीं है, लेकिन उसके पास एक गिफ्ट है, वो है उसकी मसल्स, और अब हमारे वर्ल्ड को चेंज होना होगा और ये सब चीज केवल मैच ही कर सकता है। मुझे पता है कि हम जिन लोगों को मैजिक यूज करना नहीं आता उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, हम उन्हें एक कीड़े के समान मानते हैं, लेकिन मुझे ये हजम करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वो भी हमारी तरह एक ह्यूमन है। हमें ये मानना होगा कि हमने नॉन ह्यूमन इंसानों के साथ बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस किया है। और ये सब सुनने के बाद ऑर्डर फिर से कहता है कि मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ, मैं आपकी पोजीशन को भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी बातों को नहीं मान सकता हूँ। और तभी जो डिवाइन विजनरी रैन था वो भी नीचे झुक जाता है और कहता है कि मैं हेडमास्टर की बात को मानता हूँ और मैशले ने अपने आप को प्रूफ भी किया है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पे जितने भी डिवाइन विजनरी थे वो अपने बात पे अड़े हुए थे और हम अपने रूल्स को चेंज कर देंगे तो पब्लिक हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी ऑर्डर कहता है कि तो बस अब बहुत हो गया, हमें अपने इमोशन को साइड में रखते हुए जिनके पास पावर नहीं है उन्हें खत्म करना होगा। तभी पीछे से ब्लेस आता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी बातों को एग्री करता हूँ कि जिनके पास पावर नहीं है उन्हें खत्म कर देना चाहिए। गॉड ने हमें मैजिक एज अ गिफ्ट दिया है और जिनके पास ये नहीं है वो इंसानों के नाम पे धब्बा है, बट उसी इंसान ने जिसके पास पावर नहीं है उसने आज मेरी जान बचाई है। तो ऑर्डर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम जो पनिशमेंट मैश को देने वाले थे वो पनिशमेंट तुम मुझे दे दो। और इसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी ऑर्डर कहता है ठीक है, तुम्हारे इतने कहने की वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैश के ऊपर हमारी नजर हमेशा बनी रहेगी ताकि वो इनोसेंट जीरो के सामने एक प्रॉपर टूल बने रहे और उसे अपने आप को प्रूफ भी करना होगा। और उसे अपने आप को प्रूफ करना होगा, उसे अपनी ताकत की मदद से डिवाइन विजनरी का कैंडिडेट बनना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो मैं उसे मार दूंगा। और इसके बाद मैशले बोलता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और तभी वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और बोलता है कि मैं इसी हाथ से इनोसेंट जीरो को खत्म कर दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इनोसेंट जीरो का कैसल दिखाया जाता है और उसकी हल्की सी झलक भी दिखाई जाती है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मैशले दिखाया जाता है अपने दोस्तों के साथ और वो अपने दोस्तों को भी बताता है और उनके दोस्त भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि मैशले अब इनोसेंट जीरो के अगेंस्ट भिड़ने वाला था। तभी डॉग बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि क्या हमें थोड़ा फन करना चाहिए। और इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिंग ऑलरेडी पहुंचा होता है और वो उन सबका वेट करता है और वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कैसे कपड़े पहन के आएंगे। और तभी वहाँ पे एक बंदा नाइट का आर्मर पहन के आता है और ये बंदा और कोई नहीं डॉट होता है। और तभी डॉट कहता है कि फन भी एक तरीके का बैटल है और फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत सोचता है कि पागल वागल है क्या। और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ पे मैशले आता है और जिससे एप्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, मैशले वो लेके आया था और वो वहाँ पे भी वर्कआउट ही कर रहा था। तभी मैशले बताता है कि मैं कभी भी दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं गया तो मुझे नहीं पता था कि क्या पहनना चाहिए और फिन को तो समझ ही में नहीं आ रहा होता कि मेरे कैसे दोस्त है। और तभी वहाँ पे लेंस आता है और लेंस ने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे तो फिन सोचता है कि हाँ ये बढ़िया है, लेकिन भाई नहीं, लेंस भी एक नंबर का छपरी है। उसके टी शर्ट के ऊपर उसकी बहन की फोटो छपी हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा था। फिर उसके बाद वो लोग मजे करने के लिए जाते हैं और वो लोग डांट फेंकने वाला होता है ना, जो निशाना लगाते हैं और गिफ्ट मिलता है, वहाँ पे जाते हैं। वो भी मैजिकल था। वहाँ पे एक पोला बैठा हुआ था जिसके नाक में तिल्ली करना था और वो छींकता तो वो डांट बन के सीधा एरो पे लगता। और तभी मैशले बोलता है कि इस कोला को मैं टिकल करने जाऊंगा और वो टिकल करता है। वो एरो जो था वो अपने निशाने पे तो नहीं लगता लेकिन डॉट के सर के एकदम बीचों बीच लगता है। और अगले ही पल में डॉट बोलता है कि रुक जाओ, अब मेरी बारी आई है। और अगले ही पल में डॉट जाता है वो ट्राई करने और डॉट के साथ भी वही चीज सेम होता है। वो निशाना गलत जगह लगता है, वो सीधा जाके मैशले के सर पे लगता है। फिर इसके बाद मैशले डॉट को पीटने लगता है और तभी लेंस बोलता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी फिंग बोलता है कि मुझे एक जादुई छड़ी चाहिए क्योंकि डिवाइन विजनरी बनने का जो सिलेक्शन एग्जाम है उसको थोड़ा डिले कर दिया है इनोसेंट जीरो की वजह से। ये हमारे लिए बढ़िया ही है, इस कारण हम और भी ज्यादा कॉइन्स को इकट्ठा कर पाएंगे और जो फाइनल राउंड होगा मैशले, मैं तुम्हें वहाँ पे बिल्कुल भी बख्शूंगा नहीं और मुझे मेरी बहन के लिए बहुत ही पावरफुल डिवाइन विजनरी बनना है। फिर वो लोग एक बहुत ही पॉपुलर बैंड शॉप पे जाते हैं। फिर सभी लोग अपने लिए एकदम परफेक्ट जादू की छड़ी उठाते हैं और फिंग को भी उसकी छड़ी चुन लेती है। तभी दुकानदार बोलता है कि जादू की छड़ी हमारा एक बॉडी पार्ट बन जाता है जो कि हमारे मैजिक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। फिर उसके बाद लेंस को भी उसकी मैजिकल छड़ी चुन लेती है। तभी दुकानदार मैशले से पूछता है कि तुम्हें कौन सी बैंड चाहिए और तभी मैशले पूछता है कि वो सामने कौन सी छड़ी रखी हुई है और वो एकदम जमीन के नीचे धसी हुई थी। तभी दुकानदार बोलता है कि ये छड़ी तो हजारों सालों से इस दुकान में पड़ी हुई है और ये इतना ज्यादा हैवी वेट है कि इसको आज तक किसी ने भी उठा नहीं पाया है। कहा जाता है कि इसके नीचे एक एल्फ वाटरिंग स्प्रिंग बहता है और वो वाटर स्प्रिंग इतना ज्यादा मैजिकल है तो उससे तुम एक बहुत ही पावरफुल छड़ी बना सकते हो। लेकिन ये सब चीजें एक मिथ है क्योंकि हजारों सालों से ये छड़ी यहीं पे है और इसको किसी ने भी नहीं उठा पाया है। और इसके बाद आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या हुआ। हाँ, मैशले जब तक वो बता रहा होता है उतने में जाके वो छड़ी उठा भी लेता है और सच्ची में उसके नीचे से पानी का झरना बाहर निकलता है और ये देख के दुकान वाला काफी हैरान होता है और सभी को वहाँ पे उसकी मैजिकल छड़ी मिल जाती है सिवाय लेंस के, क्योंकि उसको कोई परफेक्ट छड़ी नहीं लग रही थी। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें लेमन और टॉम ज्वाइन करते हैं। फिर इसके बाद वो लोग मस्ती
करते हैं, खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। तभी मैशले कहता है कि हमें फिर से यहाँ पे कभी आना चाहिए और इसके बाद सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि जरूर हम यहाँ पे जरूर आएंगे फिर से। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मैशले दिखाया जाता है जो कि अपने गोल्ड कॉइन्स को गिन रहा होता है और उसके पास टोटल 7 कॉइन्स होते हैं और लेंस ये सब देख के काफी खुश होता है क्योंकि सिलेक्शन के लिए 7 ही गोल्ड कॉइन चाहिए थे। तभी मैशले डिवाइन विजनरी रायन के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे घर जाना है थोड़ी देर के लिए। तभी रायन पूछता है कि तुम्हें इस टाइम पे घर क्यों जाना है। तभी हमें ऑर्डर दिखाया जाता है जो कि किसी के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है और उसे बताता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि किसी बंदे के पास पावर नहीं है और वो अब डिवाइन विजनरी बनने वाला है और मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि वेलवब के दिमाग में क्या चल रहा है और दिन प्रतिदिन वो अपने डिसीजन को बहुत ही बेकार करते जा रहा है। तो मैं तुम्हें सीधा सीधा कहता हूँ कि तुम मैशले को डिवाइन विजनरी के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से रोको। और उस व्यक्ति का नाम बहुत बड़ा होता है बट मैं आपको बता देता हूँ, मार्गरीटा इसका नाम है, शॉर्ट नेम। तभी मार्गरीटा कहता है कि तुम मेरे से बहुत ही कम टाइम हेल्प मांगे हो लेकिन मैं किसी भी अरे गहरे बंदों के साथ लड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे जो मेन चीज चाहिए है वो है मजा, मुझे लड़ने के बाद मजा आना चाहिए। तभी ऑर्डर कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुम्हें भरपूर मिलने वाला है। और इसके बाद ऑर्डर बताता है कि उसने एबल को भी हरा रखा है जिसके पास काफी सारे कॉइन्स थे और वो बंदा कहता है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, एबल उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन तभी ऑर्डर बताता है कि ये सब उसने बिना मैजिक के किया है और ये बात उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था और वो पियानो बजाते टाइम एकदम क्रीपी सा म्यूजिक बजाता है। तभी हमें सीन शिफ्ट होते हुए नजर आता है और हमें मैशले दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे फाइनली पहुंच जाता है और उसके पापा मैशले को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ पे मैशले के साथ उसके सारे दोस्त भी आए थे और ये देखने के बाद तो उसके पापा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि मैशले ने अपनी पूरी लाइफ में आज तक कभी दोस्त नहीं बनाए थे। तभी डॉट कहता है कि आप चिंता मत करो, हम मैशले के दोस्त से भी बढ़ के बहुत कुछ है और हम है इसके राइवल। और ये सुनने के बाद उसके पापा सोचते हैं भाई दोस्त तो बना नहीं है ढंग से, राइवल पहले ही बन गए। तभी लेमन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और पता है क्या बोलती है वो, ससुर जी मैं आपकी बहू हूँ। भाई देख रहे हो बहू बन गई वो। और ये सुनने के बाद मैशले के पापा की हालत तो आप लोग देख ही रहे होगे कैसी हो गई। फिर इसके बाद डॉट लेंस के पापा को एक गिफ्ट देता है और फिर इसके बाद लेंस पता है आपको क्या गिफ्ट देता है, एक टी शर्ट गिफ्ट करता है जिसमें उसकी बहन की पिक्चर बनी होती है। और सब वहाँ पे काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे लेकिन फिन मैशले के पापा के साथ साइड में खड़ा था। तभी मैशले के पापा कहते हैं कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैशले के बहुत सारे दोस्त बने लेकिन ये आज तक कभी पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया है कि मैशले के इतने अच्छे दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा रहे। और तभी फिन कहता है कि हाँ हम हमेशा मैशले के दोस्त रहेंगे। तभी मैक्रोन एबल को हराने के लिए जा रहा होता है लेकिन वो सोचता है कि एबल से पहले किसी एक और बंदे को हरा देता हूँ और वो कोई नहीं मैशले होता है। और तभी आसमान से काफी सारे तलवार गिरते हैं और इस तलवार से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन है, यह है डिवाइन विजनरी रायन। तभी मैक्रोन कहता है कि क्या तुम इन लोगों को सेव कर रहे हो और क्या तुम इन लोगों के बॉडीगार्ड हो। तभी रायन कहता है कि नहीं, मुझे जंगलों से कुछ गंदे हंसी की आवाज आई तो मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आया था। और मैक्रोन इसके बाद काफी क्रीपी तरीके से रायन को देखता है और बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ साल पहले एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मिडिल स्कूल डिवीजन लेवल पे और इसका एक ही रीजन था 13 से 15 साल की उम्र में कोई बढ़िया जादूगर हो उसको बाहर निकालने के लिए। और हमें एक जादूगर दिखाया जाता है जो कि अकेले ही सारे जादूगरों को हरा देता है और इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फिर पता लगता है कि उसने अपनी एज गलत बताई थी और उस टूर्नामेंट में 13 से 15 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे लेकिन उसकी एज उस टाइम पे केवल 9 साल की थी और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मार्गरेट मैक्रोन ही था। तभी मार्गरेट कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे मैशले को फिनिश करने आया था लेकिन कोई बात नहीं, अपने स्कूल के डिवाइन विजनरी को भी हरा दूंगा। और तभी वो अपना पियानो निकालता है और उसे बजाने लगता है और काफी देर तक बजाता है। और तभी रायन कहता है कि क्या ये पियानो बजाने से कुछ यहाँ पे होने वाला है। तभी मार्गरेट कहता है कि सभी को डिवाइन विजनरी नहीं बनना और मुझे डिवाइन विजनरी का टाइटल नहीं चाहिए, मुझे केवल स्ट्रेंथ चाहिए और देखते हैं तुम ज्यादा पावरफुल हो या फिर मैं ज्यादा पावरफुल हो। और इसके बाद रायन अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और वहीं दूसरी तरफ मार्गरेट अपने साउंड की पावर से अटैक करता है और दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर हमें मैशले दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे अपने साथियों के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था और मैश एक ही जगह पे अटका हुआ था और उस जगह पे लिखा हुआ था कि मैशले को मैजिक करना नहीं आता और वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है वहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोचता है कि हम लोग हमेशा साथ में ऐसे ही रहे। और फिर से हमें जंगल की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे मार्गरेट अपनी मैजिकल पावर से रायन के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देता है। तभी वो कहता है देखो रायन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ पे स्पेल का यूज नहीं करता क्योंकि तुम कोई भी अटैक करोगे वो तुम्हारे ऊपर ही पलटवार करेगा। तभी मार्गरेट का केवल एक रीजन है, वो है बोरियत। किसी को भी अपनी लाइफ में बोरियत नहीं चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ में केवल रश चाहिए। और सच बताओ तो तुम मुझे अभी काफी बोर कर रहे हो और तुम मेरे डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकते, तो इसीलिए तुम साइड में हट जाओ और मुझे मैश के पास जाने दो। तभी रायन कहता है कि मैश एक बहुत ही डिफरेंट बंदा है और वो पूरे वर्ल्ड को चेंज करने वाला है। और तभी उसके आसपास बहुत ही अजीब सी वाइब आने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नरे का सीन दिखाया जाता है जो कि हेडमास्टर के पास जाती है और बताती है मार्गरेट्स और रायन के बीच में एक बैटल हो रहा है और दोनों ही
काफी ज्यादा पावरफुल है और मार्गरेट ने अपनी मर्जी से ही डिवाइन विजनरी का टाइटल नहीं लिया है और कुछ भी हो जाए बट इस लड़ाई को रोकना होगा। और ये सब सुनने के बाद मिस्टर वेलबब कहते हैं रायन सबको संभाल लेगा। और तुम्हें क्या लगता है फेस पे जो मार्क है उससे क्या डिनोट होता है? तभी नरे बोलती है कि मुझे तो इतना ही पता है, जिसके फेस पे जितना ज्यादा लाइन होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तभी हेडमास्टर बताते हैं कि ये जो हमारी एकेडमी है ये काफी ज्यादा पुरानी है और हमारे पास काफी ज्यादा डबल लाइनर्स है, लेकिन ट्रिपल लाइनर्स बहुत ही कम है। और जो ट्रिपल लाइनर होते हैं उन्हें गॉड खुद चूज करते हैं और उनकी पावर एकदम एक्सेप्शनली होता है। जो सबसे यंग बंदा है जिसके पास 3 लाइन है वो और कोई नहीं बल्कि रायन एम्स ही है। और तभी हमें रायन दिखाया जाता है जिसका 3rd लाइन दिखता है और लिटरली वो काफी ज्यादा ऑसम लग रहा होता है। और ये सब देखने के बाद तो मार्गरेट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ मैश जो कि अपने दोस्तों के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था, लेकिन फिर वो बाहर जाता है घूमने के लिए और तभी वो जंगल में भाग के जाता है और सोचता है कि अब मुझे यहाँ पे शायद कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और तभी वो वहाँ पे क्रीम पफ निकालता है और बोलता है कि अब तो मैं इसे अकेले ही खाऊंगा। और तभी उसे दिखाई देता है कि मार्गरेट और रायन आपस में लड़ रहे होते हैं। और तभी मार्गरेट सोचता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि जिसे गॉड ने खुद चूज किया है, मुझे उसके साथ बैटल करने का मौका मिल रहा है। और मेरा हाउलिंग साउंड जो है वो काफी तेज एक्सप्लॉइट करने वाला है जैसे ही वहाँ पे कोई भी साउंड होता है। और तभी रायन बोलता है कि तुम ऑर्डर के आदेश पे यहाँ पे आए हो ना। और ये सुन के वो थोड़ा बहुत हैरान होता है। और तभी रायन कहता है कि तुम जिसको मारने के लिए आए हो मैश, उसको जादू करना बिल्कुल भी नहीं आता। और अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो अपनी लाइफ को कोसता और सोचता कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ, लेकिन मैश ऐसा नहीं है, वो फाइट कर रहा है अपनी किस्मत के अगेंस्ट। और ये सब सुनने के बाद भी मार्गरेट कहता है कि मुझे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जो उसके पीछे 2 चेले थे वो बोलते हैं मार्गरेट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस डिवाइन विजनरी के सामने, लेकिन कहीं ये इनके ऊपर भारी ही ना पड़ जाए। और दूसरी तरफ में मार्गरेट दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है उस बैटल को लेके। और मार्गरेट अपने साथियों के साथ मिलकर म्यूजिक की मदद से बहुत ही पावरफुल अटैक करता है रायन पे। और तभी मार्गरेट कहता है कि अब तो तुम्हें स्पेल कास्ट करना ही होगा। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें नरे दिखाया जाता है और वो मिस्टर वेलबब से पूछती है कि ट्रिपल लाइनर और डबल लाइनर की पावर में डिफरेंस क्या है। और तभी मिस्टर वेलबब बताते हैं जो ट्रिपल लाइनर होते हैं उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है और जिसकी मदद से वो अपने वॉन्ड को अवेक कर सकता है एक ट्रू फॉर्म में, और वो गॉड का ही गिफ्ट होता है। और वो अपनी छड़ी की मदद से गॉड की पावर को सम्मन कर सकता है। और हमें दूसरी तरफ रायन दिखाया जाता है और रायन इतना ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट करता है कि मार्गरेटा का जो हाउलिंग साउंड था और जो स्पेल था वो दोनों एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसका जो छड़ी होता है वो एकदम से शेप बदल लेता है। और ये देख के तो मार्गरेटा भी वहाँ पे हैरान हो जाता है। और रायन एकदम से मार्गरेट के ऊपर अटैक करता है और वो उस अटैक को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और धमाका खत्म होने के बाद मैशले आता है और वो रायन को बोलता है कि अब तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना होगा। और तभी रायन बोलता है कि थैंक यू बोलने की क्या बात है, यहाँ पे मैं तो केवल एक बनीज के साथ खेल रहा था। और ये सुनने के बाद मैश सोचता है कि रायन को बनीज के साथ खेलना पसंद है। और तभी रायन बोलता है कि सिलेक्शन एग्जाम बहुत ही नजदीक है और तुमने जो चैलेंज किया है वो आज तक इस वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं किया है और तुम हार नहीं सकते, तुम्हें इसे जीतना ही होगा। और फिर उसके बाद रायन वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्गरेट दिखाया जाता है जिसको ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बट उसके जो साथी थे वो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। और उससे पता चल जाता है कि ट्रिपल लाइनर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो अभी भी अटैक कर सकता था और उसे हरा सकता था, लेकिन उसने अपने साथियों का जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा और इसलिए वो पीछे हट गया। और माफ हुआ है, कोई बात नहीं। और कहानी में तो तब ट्विस्ट आता है जब बताया जाता है कि इनके पीछे 3 मॉन्स्टर रहेंगे जो कि इन्हें हंट करेंगे। और ये सुनने के बाद तो भाई फिन की वहाँ पे फट जाती है कि कंपटीशन स्टार्ट होने ही वाला था और कोई चीटिंग ना करे, इसलिए हमें मैजिकल मिरर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि उन पे निगरानी रखेंगे। तभी कंपटीशन स्टार्ट होता है और वहाँ पे एक सीक्रेट डोर आता है और वो सभी को अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। फिर इसके बाद सभी लोग अपनी की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पे फिंक की तो हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है, वो भी अपना की ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे वो बीस्ट अपीयर होता है और तभी वो बंदा अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है, लेकिन उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। और तभी हमें पता लगता है ये जो बीस्ट है इनके ऊपर मैजिकल पावर यूज नहीं हो सकती है। और तभी वो बीस्ट अपने एक्स की मदद से उस प्लेयर पे अटैक करता है। और तभी एंकर हमें बताती है कि जैसे ये बीस्ट अपने हथियार से किसी भी प्लेयर को टच करेगा तो उसको काफी ज्यादा दर्द होगा, मतलब कि मैक्सिमम लेवल का दर्द होगा और साथ ही वो उस गेम से भी बाहर हो जाएगा। और वो बंदा गेम से बाहर हो जाता है और फिंक की तो वहाँ पे हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी बाकी बंदे सोचते हैं कि उन्हें अपने मैजिक का यूज उस बीस्ट को हराने के लिए नहीं बल्कि उस की को ढूंढने के लिए लगाना होगा। तभी वो लड़की बताती है कि तुम लोग एकदम सही सोच रहे हो, अगर तुम किसी खराब सिचुएशन में फंस जाओ तो तुम किस तरीके से वहाँ से निकल पाओगे, ये टेस्ट केवल उसी को जांचने के लिए हो रहा है। और तभी वही बीस्ट मैस के पास आ जाता है, लेकिन मैस एक पंच कस के मारता है उस बीस्ट को और वो बीस्ट वहीं पे गिर जाता है। और ये चीज देख के तो लिटरली वहाँ पे सबकी हालत खराब हो जाती है और जो बंदा एलिमिनेट हो गया था वो भी ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी बीस्ट वापस से उड़ जाता है और तभी वो लड़की बताती है कि इस बीस्ट के ऊपर कितना भी अटैक कर लो लेकिन ये जल्दी से अपने आप को हील कर लेता है। और ये सुनते ही मैशले वहाँ पे पता है क्या करता है, काफी तेज भागना शुरू कर देता है। तभी अचानक से मैशले के ऊपर एक मैजिकल स्पेल यूज होता है
और वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है और ये मैजिकल स्पेल उसके ऊपर किसी और ने यूज किया था। इसके बाद बीस्ट वहाँ से चला जाता है और फिर दोनों बंदे अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं और तभी वो बंदा अपने पावर्स को एक्सप्लेन करने लगता है कि वो किसी भी चीज को छोटा या फिर बड़ा कर सकता है। और इसके बाद पता है मैशले के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो अपने क्रीम पफ को बड़ा करवाएगा। तभी मैशले उसकी जान बचाने के लिए उसको थैंक यू बोलता है। तभी वो बंदा बोलता है कि क्यों ना हम टीम अप करके जल्दी से उस की को ढूंढ ले और इसके लिए मैशले मान जाता है। और तभी वो बंदा सोचने लगता है कि की कहाँ पे हो सकता है और इतनी नॉलेज देख के मैशले का तो वहाँ पे दिमाग ही खत्म हो जाता है और मैशले का तो वहाँ पे हालत ही खराब होने वाला था। तभी वो बंदा बोलता है कि अब हम इसी बीस्ट को फॉलो करेंगे और फिर हमें डॉट दिखाया जाता है जिसके पीछे वो बीस्ट भाग रहा था। डॉट काफी तेज भाग रहा था और हमें फिन भी दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठ के रो रहा था। भाई इसका काम सिर्फ रोने का है पूरे एनिमे सीरीज में। फिर हमें मैशले और वही बंदा दिखाया जाता है जो कि एकदम आराम से छिपते हुए उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो बैलून होता है। और तभी वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और नोटिस करते हैं कि बैलून के नीचे एक इन्फ्लेटर भी लगा हुआ था। तभी मैशले बोलता है कि क्यों ना हम इस बैलून को और भी ज्यादा फुला दे जिस वजह से बैलून ब्लास्ट करेगा और हमें वो की भी मिल जाएगी। तभी मैशले उस बैलून को टच करने वाला होता है और वो बंदा उसे मना करता है लेकिन वो टच कर देता है। तभी वहाँ पे काफी तेज साउंड बजता है जिस वजह से बीस्ट उनके पीछे पड़ जाता है। तभी वो दोनों एक जगह पे जाके प्लान बनाते हैं कि हम इन्फ्लेटर को छुएंगे नहीं और सीधा बलून को ही फोड़ देंगे। और वो वहाँ पे बलून को टच करते हैं लेकिन फिर से वहाँ पे हॉर्न बजता है और बीस्ट उनके पीछे पड़ जाता है। और तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम इस इन्फ्लेटर को ही फाड़ दे और इन्फ्लेटर के फटते ही वहाँ से की नीचे गिर जाएगी। और वो लोग वैसा ही करते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें की नहीं मिलता क्योंकि की बैलून के अंदर ही होती है। और फिर वो अपना फाइनल मूव यूज करते हैं जिसमें वो बंदा बैलून को फुलाता है। जो हमारा मैशले होता है वो बैलून के नीचे इतनी तेज घूमता है कि वहाँ पे एकदम टोर्नेडो बन जाता है और इस वजह से वो बैलून काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और तभी की वो बैलून फूट जाता है और वो की मैशले के हाथ में आ जाती है। और भाई और वो जो टोर्नेडो वाला सीन था ना जो कि मैशले ने किया था, ये देख के ऑडियंस की तो हालत ही खराब हो गई थी कि ये कैसे कर लिया मैशले ने। और लेंस ने भी उस की को हासिल कर लिया था, डॉट ने भी उस की को हासिल कर लिया था और उनके साथ और भी बहुत सारे बंदों ने इस की को हासिल कर लिया था। और फिर हमें फिन दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और एक दीवार के पीछे छिपा हुआ था। तभी उसके पास डॉट आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी की को हासिल करने में। और यहाँ पे आप लोग एक बार डॉट की हालत देखो और ये फिन की मदद करेगा। तभी मैशले और उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैश बोलता है कि तुम्हारे वजह से ये की हमें मिली है तो ये तुम ले सकते हो। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो तो इस की को तुम ही रखो। और तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में रायन ने सब कुछ बताया है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। मुझे पता चल चुका है कि की को कैसे हासिल करना है तो मैं अपने लिए भी एक की ढूंढ लूंगा और वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो एक जूनियर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और मैशले वहाँ पे थैंक यू बोल के चला जाता है। और तभी उस बंदे के पीछे से कोई अटैक करता है और उसके फेस से ब्लड भी निकलने लगता है और ये बंदा और कोई नहीं ऑर्का डोम का मेंबर कार्पिकियो था। और फाइनली मैशले वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पे डॉट और फिन पहले से ही थे और उनकी हालत देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि इन्होंने क्या क्या किया है। तभी फिन उसके पास आता है और बोलता है कि मैशले मुझे नहीं लगता कि तुमने बिना मैजिक के उस बलून को फोड़ा होगा। और तभी मैशले बोलता है कि मैंने नहीं, किसी और ने मेरी मदद की थी और उसी ने मुझे ये की दिया है। और तभी गेट खुलता है और एंकर बोलती है कि हमारे इस गेम का लास्ट बंदा जो कि अब आने वाला है और यहाँ पे वही बंदा होता है लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो तभी नीचे गिर जाता है। और लास्ट बंदा वो नहीं कार्पाकियो था और वो अंदर आते ही उसके सर पे पाँव रख के कुचलने लगता है और कहता है कि वीक बंदों का यहाँ पे जरूरत नहीं है। और तभी मैशले उसके पास आता है और बोलता है कि अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं तुम्हारे फेस पे एक पंच करूंगा। और ये सुनते ही कार्पाकियो मैशले की तरफ बढ़ता है और उसको एक लड़की आके पानी का गिलास देती है और कार्पाकियो वो पानी का गिलास जो होता है वो मैशले के मुंह पे फेंक के मारता है। और मैशले तो एकदम अलग ही बंदा होता है, वो पानी को मिला के शेक करता है और बोलता है कि ये तो टाइम था मेरा प्रोटीन पाउडर पीने का। और ये देख के सारे लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कार्पाकियो था वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। तभी मैशले बोलता है कि तुम मुझे वीक बोल रहे हो लेकिन शायद इस दुनिया में मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई बंदा नहीं होगा। और ये सुन के तो कार्पाकियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कार्पाकियो मैशले की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी जो होस्ट होती है वो बोलती है कि अभी लड़ने का टाइम नहीं है, भड़ास तुम अगले राउंड में उतारना। तभी हमें 3 फिगर देखने को मिलते हैं और 3-3 के प्लेयर में ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं। और जो मैच का ग्रुप होता है उसमें डॉट और फिन होता है। और जो नेक्स्ट राउंड होता है उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है द लाइफ ऑफ क्रिस्टल। और इस गेम में सभी के पास एक एक क्रिस्टल होगा और दूसरी टीम के बंदे क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करेंगे और जिसका भी क्रिस्टल टूट जाएगा वो टीम बाहर हो जाएगा। और इतनी सारी बातें सुन के तो मैशले का दिमाग ही हैंग हो जाता है। और तभी आसमान से क्रिस्टल नीचे आता है और फिन अपना क्रिस्टल पकड़ता है और बोलता है कि इसी क्रिस्टल से हमारा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। और तभी फिन को वहाँ पे कुछ टूटने की आवाज आती है और जब वो मैशले की तरफ देखता है तो भाई उसने कांड कर दिया। मैशले के हाथ से उसका क्रिस्टल छूट जाता है और टूट जाता है। और भाई मैशले नहीं, डॉट कहाँ पीछे रहने वाला है, डॉट के भी हाथ से उसका क्रिस्टल गिर जाता है और वो भी टूट जाता है। और इसका मतलब ये है कि जो मैशले की टीम है उसके 2 क्रिस्टल ऑलरेडी टूट चुके हैं और केवल फिन का क्रिस्टल बचा हुआ है। और कोई भी अगर फिन का क्रिस्टल तोड़ देता है तो पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। और ये सुन के फिन की हालत खराब हो जाती है। और तभी डॉट और मैशले बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों तुम्हारे क्रिस्टल का
सब प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। और सबसे फनी बात पता है क्या थी कि ये था तो टीम बैटल, लेकिन सभी को अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट किया जाता है और फिंग कोई अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो गया था। इस मैजिकल वर्ल्ड में 30 एंशिएंट स्वॉर्ड है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और ये बॉन्ड अपने मास्टर को खुद ही चुनता है और इसका मास्टर नेचुरली काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जो भी इसका मास्टर होता है उनके ऊपर गॉडेस का साया रहता है और वो उन्हें एनर्जी देती है। फिर हमें फिन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डर चुका होता है क्योंकि उसके पास ना तो मैशले होता है और ना ही डॉट होता है। उसको पता था कि अगर उसका क्रिस्टल टूट जाएगा तो वो उस गेम से बाहर हो जाएंगे और इस कारण मैशले का डिवाइन विजनरी बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। और तभी फिन को आवाज आती है और जैसे वो उसे छिप के देखता है तो वहाँ पे वो एक बंदे को घुटने पे बैठा हुआ देख उसके सामने कारपैकियो खड़ा था और वो बहुत गंदी नजरों से उसको देखे जा रहा था। और तभी फिन कारपैकियो के हाथ में एक चाकू घुसा हुआ देखता है और वहाँ पे हैरानी की बात ये थी कारपैकियो उस चाकू को निकालने की जगह अपने शरीर के और अंदर डाल रहा था और इससे दर्द उसे नहीं बल्कि अपोनेंट बंदे को हो रहा था और वो बंदा नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से क्रिस्टल भी गिर जाता है और कारपैकियो उस क्रिस्टल को तोड़ के वहाँ से जाने लगता है और फिंग वो देख के काफी ज्यादा डर जाता है और कारपैकियो से बचने के लिए वहीं पे छिप जाता है और उसको फील होता है कि कारपैकियो वहाँ से चला गया। और जैसे ही वो अंदर की तरफ देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी उसके पीछे अचानक से कारपैकियो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और वैसे भी तुम रायनेंस के भाई हो ना। और फिर वहाँ पे माफी मांगने लगता है और तभी कारपैकियो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जैसा बंदा इस एकेडमी में कैसे आ गया और शायद तुम अपने भाई की वजह से यहाँ पे आए होगे, पर वो बात छोड़ो, तुम अपना क्रिस्टल जल्दी से मुझे दे दो। और तभी फिंग सोचता है कि मैं ये क्रिस्टल उसे नहीं दे सकता क्योंकि इस क्रिस्टल पे मैसले की जिंदगी निर्भर करती है। और तभी फिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी छाती से अचानक से खून निकलता है और तभी हमें कारपैकियो दिखाया जाता है जिसके हाथ में वही मैजिकल चाकू होता है। तभी कारपैकियो बोलता है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों के बीच में पावर का डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और मुझे वो क्रिस्टल दे दो, नहीं तो तुम्हें काफी ज्यादा पेन फील करना होगा और तुम्हारा कंडीशन भी उस लड़के जैसा हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्गरेट दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि इस टूर्नामेंट में केवल 3 ही बंदे हैं जिनसे मैं टक्कर ले सकता हूँ। पहला तो है मैशले जिसको पावर यूज करना आता ही नहीं है, दूसरा लेंस और तीसरा कारपैकियो जो कि इस कॉलेज का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है। लेकिन कारपैकियो को भी कोई डिवाइन विजनरी बनने का शौक नहीं था तो वो इस टूर्नामेंट में क्यों पार्ट ले रहा है, शायद ऑर्डर ने ही उसे बोला होगा। पर कुछ भी हो, कारपैकियो उन्हें 30 वॉन्ड में से यूज करने वाला एक ओनर है। तभी हमें फिन दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भागने के लिए एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है और कारपैकियो सोचता है कि इसके स्पेल से क्या होगा, लेकिन वो तो एक डिस्ट्रैक्शन था। फिन वहाँ से भाग चुका था, कारपैकियो उसके पास पहुँचने वाला होता है, लेकिन तभी फिन अपने रियल मैजिक का यूज करता है और कारपैकियो को टेलीपोर्ट करके वहीं पे पहुँचा देता है। और कारपैकियो वहाँ पे थोड़ा हैरान होता है लेकिन फिन वहाँ से भागते ही रहता है और तभी अचानक से फिन के पैर में भी खून निकलना शुरू हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। तभी हमें कारपैकियो दिखाया जाता है जो कि अपने चाकू को अपने पैर में डाल लिया था और फिन के पैर को कुचलने लग जाता है और फिन वहाँ पे काफी ज्यादा तड़पने लगता है। और इसके बाद भी फिन उसे क्रिस्टल नहीं देता है तो कारपैकियो अपने छाती पे लगातार चाकू मारे ही जा रहा था और इससे फिन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो क्रिस्टल देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और बोलता है कि मैं ये क्रिस्टल तुम्हें नहीं देने वाला। मैं भले ही बहुत कमजोर हूँ पर मैं इतना गंदा इंसान नहीं हूँ कि मैं अपने दोस्त को अकेले छोड़ दूं। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने दोस्त को बचा के रहूंगा। और वो तभी कारपैकियो पे अटैक करता है लेकिन उससे कारपैकियो को कुछ भी नहीं होता और वो फिर से अपने पेट में चक्कू मारता है और इससे फिर नीचे गिर जाता है। और तभी कारपैकियो बोलता है कि मुझे तुम जैसे बंदों से बहुत नफरत है और तभी वो उस चक्कू को अपने गर्दन पे लगा लेता है। और ये देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस चक्कू से कारपैकियो को तो कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन फिर वहीं पे मारा जाता और कारपैकियो वहाँ पे धीरे धीरे अपना गला काट रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से मैशले आता है और एक ही धक्के में उसको दीवार पे चिपका देता है। तभी मैशले कहता है कि तुम चिंता मत करो फिन, मैं आ चुका हूँ। और मैशले को देख के फिन वहाँ पे काफी खुश होता है, लेकिन तभी मैशले के सर से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। और तभी कारपैकियो बोलता है कि मुझे पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता। और तभी हमें वो गॉडेस दिखाई जाती है जो कि कारपैकियो को पावर दे रही थी। और तभी मैशले कारपैकियो के मुंह पे एक जाके लात मारता है, लेकिन वो लात मैशले को ही लग जाता है। और ये देखने के बाद तो फिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी कारपैकियो बताता है कि जो मेरी पावर है वो मुझे बचाता है, क्योंकि जो भी मुझ पे अटैक करता है उसका दर्द उसी बंदे को होगा जो मुझ पे अटैक करेगा। और तभी कारपैकियो फिर उस चक्कू से अपने पाँव पे अटैक करता है और इसका असर मैशले को होता है। तभी कारपैकियो बताता है कि मैं जितना भी पेन फील करता हूँ वो सभी मेरा ये स्वॉर्ड एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये सब मिस्टर वेलबब देख रहे थे और अपने मन में सोचते हैं कि ये उन 30 ओनर्स में से एक है जो कि उस पावरफुल वॉन्ड को यूज करता है और वो इस मास्टर कैन का यूज बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। तभी कारपैकियो बोलता है कि मुझे भी पेन फील करना है, लेकिन तुम जैसे कमजोर व्यक्ति मुझे कभी भी पेन फील नहीं करा सकते। और तभी वो लगातार चक्कू अपने शरीर में मारने लगता है और इसका असर मैशले को होता है। और तभी मैशले एक पंच कारपैकियो को जाके मारता है, लेकिन उसका असर मैशले को ही होता है। तभी कारपैकियो बोलता है कि तुम जो कर रहे हो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम बस अपने ईगो को ही सेटिस्फाई कर रहे हो जैसा कि तुम्हारा दोस्त कर रहा था। मुझे नहीं पता कि वो अब तक
तक इस अकेडमी में कैसे है और वो शायद अपने भाई की वजह से ही अब तक यहाँ पे टिका हुआ है और वो इतना ज्यादा कमजोर है कि अपना क्रिस्टल भी खुद प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। तभी मैशले बोलता है कि तुम्हारी नजरों में फिन एकदम यूजलेस था, लेकिन वो एक ऐसे बंदे के अगेंस्ट में अब तक खड़ा है जिसके आगे उसकी पावर कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें फिन के इस एफर्ट के ऊपर हंसने नहीं दूंगा। इसके बाद मैशले उस पर लगातार जाके अटैक करता है। वो सारे अटैक मैशले को ही लगते हैं, लेकिन वो तब तक पंच मारेगा जब तक कि उसका हीलिंग पावर ही खत्म ना हो जाए। और एक टाइम बाद यही होने लगता है। जो पीछे गॉडेस की स्टैचू थी उसके अंदर क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है और ये देखने के बाद मैशले को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो फिर से लगातार स्टैचू पे अटैक करने लगता है। और एक पल में ऐसा आता है जबकि वो स्टैचू टूट जाता है और कारपैकियो मैशले की ये पावर देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि ये पहली बार था जब कारपैकियो इतनी बुरी तरीके से पिटा था। और वो जो क्रैक आया था गॉडेस में, इस वजह से वो एक बीस्ट में बदल जाती है और इसका पावर पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है।